ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा, ठीक है, उसमें हम लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ देखा था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी देखा था, ठीक है। यस। और हम लोगों ने ये वाला जो सर्किट है, ठीक है, सर्किट या फिर इसको आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क स्टडी करके, ओके, जो दो लूप्स हैं, तो एक जो लूप था आपका, दैट वाज DFDCB, ओके, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि ये डायग्राम बनाया था, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने अभी जो BFDCB, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये ना आपके डायरेक्शन में इस तरह से हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों को इस तरह से दिखेगा। तो जो BFDCB, ये जो लूप है, उसको हम लोगों ने क्या किया ना, इस तरह से लिया PCDFB लास्ट लेक्चर में, और हम लोगों ने सेम इक्वेशन फॉर्म किया, ठीक है। यस। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ओके, मैं एक लूप जो है, ओके, टेक्स्ट बुक से अलग एक लूप बनाऊंगा, ठीक है। वहां पे हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को वापस एक बार अच्छे से वो एक्सप्लेन करूंगा, ओके। यस, उसमें हम लोग 10 मिनट्स जाने वाले, ठीक है। यस। और उसके बाद, ओके, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब ये जो पार्ट है इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, ओके, तब आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली है क्या, ओके। मैंने आपको बोला था, स्पेशली जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमको ये समझेगा, ठीक है। यस। उसके बाद हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, वो हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तब हम लोग वो देख लेंगे, ठीक है। एनीवे, अभी फिलहाल एक छोटा सा लूप मैं आपको ले लेता हूँ यहाँ पे। लेट अस से द लूप इज समवॉट लाइक दिस। तो थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। मैं अपने हिसाब से रैंडमली जो ये एलिमेंट्स है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। ओके, सबसे पहले इसको मैं जो पॉइंट्स है वो नेम कर लेता हूँ, ABCDEFG, दिस पॉइंट इज H, ठीक है। यस। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3, ये भी मैं रैंडमली नेम कर रहा हूँ, R4, एंड दिस इज R5, ठीक है। दिस इज फर्स्ट सोर्स ऑफ EMF E1 एंड दिस इज सेकेंड सोर्स ऑफ EMF E2, ठीक है। अब देखो, कोई भी लूप स्टडी करते वक्त, ठीक है, अभी आप बोलोगे सर E1 एंड E2 है ना अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, ये ने E1 करंट ऐसा भेजेगा लाइक दिस, ओके, और E2 करंट जो है ना वो इस तरह से भेजेगा, ओके, ये ने वो C से B भेजेगा और E1 जो है वो A से B भेजेगा। तो क्या ये हमेशा ट्रू रहेगा क्या? मैं बोलूँगा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो करंट है, ओके, वो E1 द्वारा A से B फ्लो हो, और E1 इतना स्ट्रांग है कि आगे करंट स्प्लिट होके B से C फ्लो हो एंड B से H फ्लो हो। ऐसा भी हो सकता है। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि E2 जो है इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू E1। स्ट्रॉन्गर यानी क्या, तो मैं ऐसा बोलूंगा उसका फील्ड स्ट्रॉन्गर है। या फिर जो EMF का वैल्यू है जो E2 प्रोवाइड कर रहा है इट इज ग्रेटर देन E1। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो करंट है वो ऐसे भी हो सकता है कि करंट, ओके, C से B फ्लो हो, आगे B से A फ्लो हो एंड B से H फ्लो हो। इस तरह से भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब आपके पास इस तरह से लूप आ गया है और आपको इक्वेशंस बनाना है, तो आप कौन से भी एक बैटरी से स्टार्ट करो, ओके। आप E1 से स्टार्ट कर सकते हो, E2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ओके। मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, लेट अस से कि E1 से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज व्हाट I1, ठीक है। ये जो I1 है, ये I1 जंक्शन B पे आके ना स्प्लिट हो जाता है, ओके, और उसके दो पार्ट हो जाते हैं, I3 एंड I2, ओके। यस। अभी आप बोलोगे सर हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं ना,
सर I2 इस तरह से फ्लो हो रहा है, ओके, E2 जो है वो इस तरह से करंट सेंड कर रहा है, कन्वेंशनल करंट, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। आप अगर ऐसे दिखा रहे हो, ओके, तो वैसा भी चलेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा दिखा दिया है कि I1 जो है वो जंक्शन बी पे आके स्प्लिट हो रहा है एज I2 एंड I3, तो आप I2 के लिए दो अलग अलग डायरेक्शन ही दिखा सकते हो, ओके। तो मैंने जो अभी ये वाला I2 कंसिडर किया था, जो E2 से निकल रहा है, वो नहीं कंसिडर करके मैं ऐसे ही दिखाऊंगा कि I1 जो है इट इज बीइंग स्प्लिट एज I2 एंड I3, यानी I2 इस तरह से फ्लो होगा। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? सर E2 जो है, E2 का पॉजिटिव ऐसा है और नेगेटिव ऐसा है, तो भी आप ऐसे दिखा रहे हो I2 इस तरह से फ्लो हो रहा है, यानी I2 B से C फ्लो हो रहा है और आगे C से D फ्लो होगा। हो सकता है सपोज ऐसी कंडीशन है कि जहां पे E1 का वैल्यू इट इज 20 वोल्ट एंड E2 का वैल्यू इज सिंपली 2 वोल्ट, तो E1 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि E1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डोमिनेंट होगा और I2 जो है वो इस तरह से फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन अभी आप बोलोगे सर हमें तो पता नहीं कि E2 का मैग्नीट्यूड क्या है। लेट अस से E2 का मैग्नीट्यूड जो है, ओके, वो कुछ तो भी इस तरह से है, 22 वोल्ट है। तब क्या करोगे? तब तो आपका I2 जो आपने कंसिडर किया है वो तो गलत आ जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। आप जब ये पूरा सम सॉल्व करोगे ना, ओके, सपोज I2 का डायरेक्शन मैंने अगर गलत पकड़ा है, सपोज I2 इस तरह से लाइक दिस, ओके, यस, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा ना, लेट अस से मेरा I2 का वैल्यू आ रहा है, ओके, 10 एम्पियर। तो अगर मैंने गलत डायरेक्शन पकड़ा है ना, तो I2 मेरा आंसर क्या आएगा? इट विल कम एज -10 एम्पियर। यानी जो मेरा आंसर रहेगा वो मुझे बताएगा कि जो मैंने I2 का डायरेक्शन कंसिडर किया है वो सही है या नहीं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, यस। एनीवे व्हाट विल डू इज, मैं ये पार्ट जो है तो इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। तो वापस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप ऐसा एज्यूम करो कि जो हमारा E1 है, ये E1 का पॉजिटिव है, ये E1 का नेगेटिव है, वो करंट I1 इस तरह से सेंड कर रहा है जो जंक्शन बी पे स्प्लिट होने वाला है I2 एंड I3। I2 जो है वो इस तरह से फ्लो होगा, ठीक है, यस। और I2 पॉइंट डी पे, ओके, अभी आप बोलोगे सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि I3 जो है, ओके, यस, I3 ये पॉइंट H पे आ रहा है और I3 स्प्लिट हो रहा है, कर सकते हो आप, ओके, यस। ये चाहिए तो चलो हम लोग क्या करते हैं, I3 को ही पकड़ते हैं। हम लोग ऐसे बोलेंगे I3 विल गेट स्प्लिट एज I4 एंड I5, ठीक है, यस, ये आया आपको समझ में? फिर आप बोलोगे सर I2 को भी वापस दिखाना है क्या स्प्लिट होते हुए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये I3 जो है ना वो इधर आके फ्लो होने वाला है, तो यहाँ पे I3 एंड I2 क्या हो जाएगा? यूनाइट हो जाएगा और जंक्शन डी पे आपको एक नया करंट मिलेगा विच इज वॉट? I6। और यही I6 यहां भी फ्लो होने वाला है और I6 पॉइंट जी पे, ओके, पॉइंट जी या फिर जंक्शन जी बोलूंगा मैं, वहां पे I6 एंड I5 क्या हो जाएंगे? यूनाइट हो जाएंगे और I6 एंड I5 यूनाइट होके आपको वापस कौन सा करंट देंगे? तो ये वाला जो ब्रांच है P एंड G, P एंड G में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I1। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे I5 एंड I6 यूनाइट होके क्या देंगे आपको? I1 देंगे। अभी मैं क्या कर रहा था ना, अभी मैंने सिर्फ किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया। मैं वापस आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो ईएमएफ सोर्स E1 है, ओके, उसमें से करंट I1 फ्लो हो रहा है, ओके, I1 एट जंक्शन बी, I1 at junction B, okay, it will get split as I2 plus I3। ये क्लियर है? यस। अभी आप बोलोगे सर आपने डायरेक्टली कैसे लिखा है? आपने ऐसा लिखना है ना, ओके, कि सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0, जो करंट अंदर के तरफ आ रहा है, ओके। चलो अगर मैं पूरी तरह किरचॉफ्स करंट लॉ लगाता हूँ, ओके, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा ये भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ये ना आप लोगों का अच्छा एक रिविजन हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा, let us say by Kirchhoff's current law, okay, at junction B, summation of all the currents is equal to what? 0, okay, yes, summation of all the currents is summation of I, where I goes from 1 to n, okay,
इसमें एक कन्वेंशन ऐसा है कि जो करंट जंक्शन के अंदर आ रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, और जो बाहर जा रहा है यानी I2 एंड I3 उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ओके, तो दिस इज इक्वल टू वॉट 0, तो आपको क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू वॉट I2 प्लस I3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओके, हम लोग अभी I3 की तरफ देख रहे हैं। I3 कहाँ पे आ रहा है, ओके, एट जंक्शन H। एट जंक्शन H हम लोग बोलेंगे कि I3 जो है वो स्प्लिट हो रहा है एज I5 एंड I4। ओके, ये आपको दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। देखो आपको ये जो रिजल्ट मिला है ना, ओके, ये फॉर्म से ही मिला है। ओके, बट यहाँ पे अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, अगर आपको चाहिए तो मैं वैसे बोलूंगा बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, ओके, सम ऑफ ऑल द करंट्स एट जंक्शन H इज इक्वल टू 0, यानी I3, ओके, अब I3 पॉजिटिव है प्लस I3, ओके, I5 एंड I4, ओके, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये हो गए नेगेटिव, सो I4 माइनस I5, sum of all the currents is equal to 0 and I3 is equal to what, I4 plus I5। okay, this is your result number second। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जाते हैं, ओके, आप बोलोगे सर जंक्शन H तो हो गया, अब जंक्शन D पे जाते हैं। ठीक है, एट जंक्शन D बहुत ही सिंपल है, मैं बोलूंगा जंक्शन D पे I3 और ये जो I2 फ्लो हो रहा है वो यूनाइट हो जाएगा। ओके, तो I3 एंड I2 अंदर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ कौन सा करंट जा रहा है, I6। So sum of all the currents will be equal to what? It will be equal to 0. So I3 plus I2 minus I6 will be equal to what? 0. इसको rearrange किया तो आपको मिलेगा I3 plus I2 is equal to I6। Okay, let us say this is your equation number 3। And मैं ऐसा बता देता हूँ यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलो, at junction G, okay, I'll say जो करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं वो है I5 एंड I6, और जो बाहर की तरफ जा रहा है वो है I1। ओके, सो I1 इज इक्वल टू व्हाट, I5 प्लस I6 इज योर इक्वेशन नंबर 4। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आपको अगला इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ तो लगा लिया है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ समझना है। ठीक है, यस, सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मैंने करंट जो है वो कैसे लिखा है। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो बोलेगा सर हम लोग ना E2 से दिखाते हैं करंट, चलेगा क्या, E2 से करंट I2 फ्लो हो रहा है वो जंक्शन B पे आके, बिल्कुल चलेगा। ये आपके ऊपर है कि करंट का नेचर कैसे दिखाना है, बस हर चीज जो है ना वो एंड में एडअप होके लॉजिकल होनी चाहिए। बोलने का मतलब क्या है, जंक्शन G पे पहुंचने के बाद, ओके, वापस जो मुझे करंट मिल रहा है वो I1 ही मिल रहा है। आप ऐसा मत करो कि I5 और I6 जो है वो मिलके आपको I7 दे रहे हैं, वो गलती नहीं करनी। आपने ये देखना है ये दो जंक्शन के बीच में जो ब्रांच है, जंक्शन बी एंड जंक्शन जी के बीच में जो ब्रांच है, वो ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट होना चाहिए। तो यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है ना, तो इधर से भी क्या निकलेगा, I1 निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आई होप ये सब इक्वेशंस आपको अच्छे से समझे। ठीक है, ओके फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। ठीक, तो मैं ऐसा बोलूंगा बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, मैं सब लूप यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उतना टाइम हम लोगों के पास अभी है नहीं। ओके, हम लोगों को क्या है अभी इसके आगे की भी पार्ट समझना है। ओके, तो मैं कौन से भी दो लूप कंसिडर करता हूँ, ओके, और उसमें हम लोग किरचॉफ्स, ओके, वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। अब पहली बात, यहाँ पे लूप कितने हैं वो हम लोग गिन लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी लूप है ना मैं साइड में लिखता हूँ। ओके, ऑल द लूप्स। ठीक है, अब फिलहाल मैं जैसे भी मैं जाऊंगा यहाँ पे ना, तो मैं कौन सा अप्रोच यूज करूंगा ना, क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह से जा रहा हूँ क्लॉकवाइज। तो पहला जो सबसे बड़ा लूप मुझे दिख रहा है दैट इज लूप ABCDEFGA। दिख रहा है आपको सबसे बड़ा लूप ABCDEFGA, ये पहला लूप हो गया। ओके, आप देखो कोई भी लूप लिखते वक्त उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। सेकेंड लूप लिखते हैं, ये सबसे बड़ा लूप हो गया। ओके, सेकेंड लूप जो हम लोग ले सकते हैं, ओके, दैट विल बी ए। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट बड़ा लूप दिख रहा है वो कौन सा है, ABCDHGA।
ए बी सी डी, ओके, एच जी ए, ठीक है, ये भी एक लूप हो गया। फिर आप बोलोगे सर और कौन से लूप दिख रहे हैं, ओके, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप्स है। जैसे एक एकदम छोटा वाला लूप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो कौन सा है, ए बी एच जी ए बी एच जी ए, ठीक है, यस। फिर आप बोलोगे सर एक और लूप दिख रहा है, बी सी डी एच बी, बिल्कुल सही, बी सी डी एच बी, ओके। सर एक और लूप दिख रहा है, जी डी ई एफ जी, ओके, जी डी ई एफ जी, ओके, यहाँ तक ठीक है। सर और कोई लूप यहाँ पे है क्या पॉसिबल, बिल्कुल है, बी सी ई एफ जी एच बी, बी सी डी ई एफ जी एच बी, ये देखो ये वाला, okay? ये दिख रहा है आपको, मैंने डॉटेड लाइन से इस तरह से मार्क किया, ये अपने आप में एक लूप हो गया। और कौन सा लूप है, तो मैं बोलूंगा सिमिलरली ए बी एच डी ई एफ, ए बी एच डी ई एफ जी, एंड वापस एच, नहीं एक मिनट, ए बी एच डी ई एफ जी एंड ए, ओके, फाइन। तो ऐसे ही ये मैंने कितने लूप यहाँ पे देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। आपको अगर और कोई लूप अगर मिल रहा है इसमें तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, यस। एनीवे अभी हम लोगों का क्वेश्चन ऐसा है कि सर अगर मैं एक लूप पकड़ लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी ए, ओके, ये पहला वाला लूप सबसे बड़ा, और कोई स्टूडेंट ने उल्टा पकड़ा इसको, ओके, क्लॉकवाइज के जगह पे एंटी क्लॉकवाइज पकड़ा, ओके, तो क्या होगा, तो उसका जो लूप आएगा वो ऐसा आएगा, ए जी एफ ई डी सी बी ए। तो सर दोनों ही केस में अगर हम लोग क्लॉकवाइज पकड़ते हैं या एंटी क्लॉकवाइज पकड़ते हैं, क्या दोनों इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद सेम रिजल्ट मिलेगा, ओके, यस। तो मैं आपको आज सिर्फ ये पहला वाला जो लूप है ना, ओके, ये पहला वाला जो लूप है वही मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, लेकिन उसको मैं आपको क्लॉकवाइज भी बताऊंगा एंड एंटी क्लॉकवाइज भी बताऊंगा, ठीक है, तैयार है आप लोग। तो अभी हम लोग क्या लगाने वाले हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मैं बोलूंगा फॉर या बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओके, फॉर लूप ए बी सी डी ई एफ जी ए, सबसे बड़ा वाला जो लूप है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, यस। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से जाएंगे, ए बी, यानी आप ए से बी की तरफ जाओगे, तो ए से बी की तरफ जब आप जा रहे हो, ओके, तो मैंने आपको क्या बोला था, ए से बी की तरफ जाते वक्त, ओके, सबसे पहले आप देखो ए और बी, उसके बीच में क्या है, तो आप बोलोगे सर ए एंड बी के बीच में है ना R1 है। अच्छा, R1 में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, समीशन ऑफ आई आर प्लस समीशन ऑफ ऑल द ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, 0। अभी समीशन ऑफ आई आर हम लोगों को देखना है, तो सबसे पहले ए से लेके बी, ए एंड बी के बीच में, ओके, कौन सा वाला रेजिस्टेंस है, ए एंड बी के बीच में R1 है, क्या आपको आ रहा है समझ में, ए एंड बी के बीच में R1 है, और उसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा I1 R1, ठीक है, यस। अभी आप बोलोगे सर प्लस साइन माइनस साइन, उसका अभी टेंशन मत लो, ओके, यस, वो एंड में हम लोग साइंस लगाएंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, ओके। फिलहाल मैंने क्या बोला है, समीशन ऑफ आई आर निकालना है, तो ए एंड बी के बीच में कौन सा है रेजिस्टेंस R1, उसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग ए बी सी, यानी बी से सी जाएंगे, तो बी एंड सी के बीच में, ओके, बी एंड सी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओके, तो ये R2 लगा हुआ है, और R2 में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, तो आप बोलोगे सर I1 फ्लो हो रहा था, लेकिन I1 स्प्लिट हो गया है I2 एंड I3, बराबर है। तो सर अभी क्या करने का, कुछ करने का नहीं, सिंपली जो रेजिस्टेंस है बी एंड सी के बीच में वो लिख दो, और आप पूछो R2 में से अभी करंटली क्या फ्लो हो रहा है, पहले जो I1 था वो जाने दो,
इनिशियली I1 था और बाद में वो स्प्लिट हुआ, वो सब जाने दो, लेकिन अभी R2 में से क्या फ्लो हो रहा है, I2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा I2, प्लस माइनस जो भी साइन लगानी है वो बाद में लिखेंगे। फिर बाद में हम लोग C से D जाते हैं। सर C से D है ना, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ EMF है। लेकिन सर आपने बोला था कि जो पहले है ना, जितने भी सबमिशन IR है उसको निपटा देते हैं, बाद में सबमिशन E को देखेंगे, यानी जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है I इंटू आर, पहले उसको ही देखेंगे हम, EMF को अलग से बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये E2 है ना, ये हम लोग एंड में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अभी पॉइंट डी पे पहुंच गए, डी से फिर ई जाना है हमें। जब आप डी से ई जाओगे तो कुछ भी नहीं है, गुड। ई से एफ जाते हैं, ई से एफ जब आप जा रहे हो, ठीक है, तो यहां पे क्या है, R5 है, ओके। लेकिन जो करंट है वो कौन सा है, इट इज I6, ये हुआ आपका I6R5। ठीक है, ये समझे आपको। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, ई से एफ आ चुके हैं हम लोग, अब एफ से जी जाएंगे। एफ से जी कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ईएमएफ नहीं है, और फिर जी से ए जाएंगे, भाई जी से ए भी कुछ नहीं है, ओके, कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं। तो अभी ये पूरे बड़े लूप में आपको R1, R2 और R5 ये तीन ही रेजिस्टेंसेस थे। तो सबमिशन IR क्या हो गया, एक तरह से कंप्लीट हो गया। लेकिन आप बोलोगे सर हम लोगों को साइंस भी तो देने हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ओके। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में सबमिशन IR के लिए, ओके, पहला कन्वेंशन ऐसा है कि वाइल ट्रेसिंग द लूप, यानी जब आप लूप ट्रेस कर रहे हो, अगर कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन और आपकी ट्रेसिंग का डायरेक्शन अगर सेम है, तो कन्वेंशनल करंट कौन सा है हमारा, ओके, देखो तो चेक करो, जब आप ए से बी जा रहे हो तो कन्वेंशनल करंट है I1, आप ए से बी जा रहे हो और I1 का भी डायरेक्शन कैसा है, सेम है, ए से बी। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी आपके ट्रेसिंग का डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अगर सेम है, तो यहां पे कौन सा साइन आएगा, माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर आप बी से सी जा रहे हो, बी से सी जाते वक्त, ओके, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2। लेकिन I2 भी कैसे फ्लो हो रहा है, देखो ये दिख रहा है आपको, I2 भी जो है ना वो इस तरह से फ्लो हो रहा है बी से सी। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस साइन लगाओगे। उसके बाद है I6। अब आप ई से एफ जा रहे हो, तो ई से एफ जाते वक्त, ओके, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I6। आप ई से एफ जा रहे हो, करंट भी ई से एफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन, ओके। तो इस तरह से ये जितने तीनों भी पोटेंशियल ड्रॉप है वो नेगेटिव है, यहाँ तक क्लियर है। अब बारी आती है सबमिशन ईएमएफ की। सबमिशन ईएमएफ पे वापस हम लोग सेम सीक्वेंस यूज करेंगे, ए बी सी, ओके। तो मैं देखता हूं ए बी सी जो है उसमें तो कोई ईएमएफ नहीं, लेकिन सी से डी ये हमारा ईएमएफ है। जब सी से डी जा रहे हैं हम लोग नीचे की तरफ, देखो सी से डी, तो पहला कौन सा लग रहा है, पॉजिटिव, और फिर कौन सा लग रहा है, नेगेटिव। तो यहां पे कन्वेंशन ऐसा था कि यदि आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेस कर रहे हो, और बैटरी का नेगेटिव पहले लगता है और फिर पॉजिटिव, ध्यान से सुन, बैटरी का नेगेटिव पहले लगता है और फिर पॉजिटिव, ओके, तो आप क्या कंसीडर करोगे, जो ईएमएफ है उसको पॉजिटिव कंसीडर करोगे। लेकिन अगर आप ट्रेस कर रहे हो सी से डी, और सी से डी जाते वक्त आपको बैटरी का पॉजिटिव पहले लगता है और फिर नेगेटिव लगता है, तो ऐसे केस में अगर पॉजिटिव से आप पहले टकराते हो और फिर नेगेटिव लगता है, तो आपका जो ईएमएफ रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस लेना है, -E2। ये समझे आपको। सिमिलरली हम लोग अभी डी ई एफ जाएंगे, वहां पे तो कुछ नहीं है, एफ जी भी कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन जी से ए जा रहे हैं, एंड का जो पार्ट है वहां पे एक और ईएमएफ है, दैट इज E1। लेकिन जब आप जी से ए जा रहे हो ना, तो देखो एक अच्छी बात है, देखो जी से ए जाते वक्त, ओके, यहाँ पे सी से डी जाते वक्त पहले पॉजिटिव लगा था, यहाँ पे जी से ए जाते वक्त पहले नेगेटिव लग रहा है। तो पहले नेगेटिव लग रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको E1 को पॉजिटिव, बस खत्म हो गया। इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा E1, ओके, प्लस E1 -E2 विल बी इक्वल टू, जितने भी नेगेटिव टर्म है RHS पे शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I6 R5, ठीक है,
दिस इज योर रिजल्ट नंबर, लेट अस से ये कितने थे 4, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 5, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने लूप पूरा ट्रेस किया है वो कैसे ट्रेस किया है, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेम जो लूप है ना, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ट्रेस करके बताता हूँ, ठीक है। सेम लूप, ठीक है। यानी अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जाते वक्त ए से जी, फिर एफ, ई, डी, सी, बी, ए, यानी जो हम लोगों ने ये लिखा हुआ है ना, इसका उल्टा आएगा, ए, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे और देखेंगे क्या सेम रिजल्ट आता है क्या, ओके, यस। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैं ए से जी जा रहा हूं, ए से जी कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, जी से एफ कोई है नहीं है, हाँ लेकिन एफ से ई है, एफ से ई कौन सा रेजिस्टेंस है, R5, ठीक है। और उसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I6, यस। लेकिन आप एफ से ई जा रहे हो, आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एफ से ई है, आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एफ से ही ई है, लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है वो ई से एफ फ्लो हो रहा है। रियल में I6 का डायरेक्शन क्या है, ई से एफ, लेकिन आपका जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है वो एफ से ई है। तो ऐसे केस में हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव, ओके। देखो लास्ट इसमें आपका I6R5 क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, आपको समझ में आएगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का पहला कन्वेंशन क्या बोलता है, आप अगर कोई लूप को ट्रेस कर रहे हो और आपके ट्रेसिंग का डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अगर सेम है, तो उसको वो करंट इनटू जो रेजिस्टेंस है I इंटू आर, उसको आप क्या कंसीडर करोगे, नेगेटिव। लेकिन आप अगर ट्रेस कर रहे हो और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो I इंटू आर को आप क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव। इसलिए मैंने I6R5 क्या लिया है, पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो हम लोग अभी F से E पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके, E से D के तरफ जाएंगे। तो E से D कुछ नहीं है, D से C भी कुछ नहीं है, हाँ अभी C से B जाएंगे। C से B हम लोग बोल रहे हैं R2 है और उसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2। बट आप C से B जा रहे हो, करंट B से C जा रहा है, तो अगेन ये क्या हो गया, पॉजिटिव, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है आपके ट्रेसिंग के डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। सिमिलरली जब आप B से A जाओगे, ओके, तो I1 R1 है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो करंट है वो A से B फ्लो हो रहा है, तो अगेन आप यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस साइन, ठीक है। तो ये आपका सबमिशन IR हो चुका है। अब सबमिशन E की बारी है, तो हम लोग कैसे जा रहे हैं, AGF, AG, जब आप A से G जा रहे हो, ओके, ए से जी जाते वक्त आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो पहले आपको पॉजिटिव लग रहा है फिर नेगेटिव, ओके। तो यदि आपको पहले नेगेटिव लगता है और फिर पॉजिटिव लगता है, तो आप ईएमएफ सोर्स क्या कंसिडर करते हो, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इसलिए कन्वेंशन है ना वो साइड में लिख के रखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये है ना बहुत बहुत ईजी भी है, लेकिन कभी कभी ना बहुत बच्चों को ये टफ भी जाता है, क्यों पता है, वो लोग कन्वेंशन है ना वो दिमाग में नहीं रखते। सो एज लॉन्ग एज ओके यू आर नॉट सीरियस विद लर्निंग द कन्वेंशन, ओके, ये लूप आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या है, ये तो गोल गोल चक्कर होते रह रहा है, ये कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है, ओके। तो ट्राई करो कि ये जो कन्वेंशंस मैंने बताया आपको एकदम बाय हार्ट करके रखो, ठीक है, यस। तो अभी ये केस में मैं क्या बोलूंगा, ए से लेके जी तक जाते वक्त, ए से लेके जी तक जाते वक्त, ओके, पहले पॉजिटिव लग रहा है बैटरी का और फिर नेगेटिव लग रहा है, उसको हम लोग क्या लेंगे, विल टेक इट एज नेगेटिव। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई भी सेल नहीं है, हाँ अभी डी से सी जा रहे हैं हम लोग, तो डी से सी जाते वक्त पहले बैटरी का क्या लग रहा है, नेगेटिव, और फिर लग रहा है पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका इस तरह से। अभी आप बोल रहे हो सर ये तो एकदम, जो ये दोनों को कंपेयर किया ना, ये ऊपर वाले इक्वेशन और इसको, तो हर एक टर्म का साइन है ना वो रिवर्स हो चुका है, ओके। लेकिन मैं बोलूंगा फर्क नहीं पड़ता है, क्यों पता है, ओके। तो हम लोग बोलेंगे कि एंड में RHS पे क्या है, जीरो है। तो अगर मैं इक्वेशन ऐसा लिखता हूँ A माइनस बी इक्वल टू जीरो, या फिर B माइनस ए इक्वल टू जीरो, बात तो एक ही है, ओके। इसलिए ये इक्वेशन को मैं वापस ऊपर वाली इक्वेशन के फॉर्म में लेके आ सकता हूँ, कैसे,
तो यहाँ के जो भी ईएमएफ के टर्म है ना उसको मैं आरएचएस पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो आपका ई1 क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ई2 क्या बन जाएगा नेगेटिव, और आपके पास बचेगा क्या I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I6 R5। चेक करो ये वाला इक्वेशन और इक्वेशन 5 क्या है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। ठीक है, तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स लूप था उसके अंदर या जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क था उसमें मैंने आपको किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ अच्छे से पूरा बता दिया है। ठीक है, यस, आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना है अच्छे से। ओके, यस, फिलहाल ये पार्ट क्या करूंगा मैं इरेज करूंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके भी क्या कर सकते हो, इसको प्रॉपरली कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये जो बाकी के लूप है ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कुछ डाउट आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक जो है उसके न्यूमेरिकल पे जाते हैं। और ये जैसे मैंने बोला है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके, सॉल्व करने के बाद ये जितने भी पार्ट्स हैं, ओके, वो हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, जितने भी पॉइंट्स आई मीन। ओके, तो लेट अस सी एग्जांपल 9.2, two batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel, okay, with a resistance of 12 ohm. Find the current through each branch of the circuit and the potential difference across 12 ohm resistance. अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि जो डायग्राम है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी इस तरह से दिया हुआ है, ए बी डी एफ ई सी ए। ओके फाइन, तो आपकी ये एक बैटरी हो गई, यहाँ पे दूसरी बैटरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, लोगों ने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये है आपका ए बी सी डी, ठीक है, एंड ई एफ। आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, कितना दिया हुआ है 12 ओम। और क्या बोला मैं आपको, 7 वोल्ट का बैटरी है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से 13 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिए हुए, एक का 1 ओम है और एक का 2 ओम है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते वक्त हम लोग क्या करेंगे ना, इस तरह से दिखा देता हूँ। टेक्स्ट बुक का डायग्राम थोड़ा अलग है और हमारा जो डायग्राम है थोड़ा सा मैंने अलग किया हुआ है। मैं इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से दिखा रहा हूँ। ये आपका E1 है EMF, ये आपका E2 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है। R1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम एंड R2 का वैल्यू दिया हुआ है इट इज 2 ओम। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, बेसिकली यू हैव टू फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, यस, एक बार वापस न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो two batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with a resistance of 12 ohm. Find the current through each branch of the circuit and the potential difference across 12 ohm resistance. Okay, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो करंट है वो कौन सा हम लोगों ने लेना है, ये ना, फॉर एग्जांपल ये E1 है, तो E1 का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे जो E1 है उसके वजह से करंट I1 फ्लो हो रहा है। ठीक है, यस, और चाहिए तो आप ऐसे बोल सकते हैं जो I1 है वो इधर आके स्प्लिट हो जाता है, ओके, एज I2 एंड I3। ओके, ये ना आप ऐसे दिखा सकते हो, ये हो गया आपका I3 और ये हो गया आपका I2। ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं एट जंक्शन C। ओके, I1 जो है वो स्प्लिट हो गया है एज I2 एंड I3। ठीक है, यस, अच्छा आपके जो टेक्स्ट बुक में दिखाया हुआ है ना, टेक्स्ट बुक में उन्होंने ऐसा दिखाया हुआ है, अगर आप ये देख पा रहे हो कि जो कर EMF E2 है वो आपको क्या दे रहा है, ओके, करंट I2 दे रहा है। ओके, और हम लोग यहाँ पे
जैसे I2 का वैल्यू देख लेते हैं एक बार, उन्होंने क्या निकाला है। सो मेरे ख्याल से I2 का वैल्यू किधर निकाला मैं उन्होंने। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बोला था, हम लोग हमारे हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिखाया हुआ है। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला है E2 इज गिविंग द करंट I2 एंड I1 एंड I2 यूनाइट होके I3 हो रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, लेकिन चलो मैंने ऐसा एजम्पशन ले लिया। ओके, सब लोगों ने ध्यान से सुनना है कि जो I1 है, I1 इज बीइंग स्प्लिट एज I2 एंड I3। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से उल्टा हो गया। आपका जो I2 है वो C से D है, और टेक्स्ट बुक का जो I2 है वो रिवर्स डायरेक्शन में। मेरा I2 देखो कैसा है, इट इज फ्रॉम C टू D, ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कर्सर को देखना है सब लोगों ने, टेक्स्ट बुक में उल्टा लिया हुआ है। तो क्या हमारा आंसर यहाँ पे गलत आएगा क्या? नहीं, हमारा जो आंसर है ओके उसमें वैल्यूज सही आएगी, बस साइन अपोजिट आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मैं अभी यही कन्वेंशन लेके इसको सॉल्व करता हूँ। तो I1 करंट जो है पॉइंट C पे स्प्लिट हो रहा है एज I2 एंड I3। ठीक है, यस, ये जो I3 है वही I3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से भी जाने वाला है। ठीक है, यस, और ये I3 जो है ओके ये वाले I2 को क्या होगा, यूनाइट होगा, एंड वापस आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, I1। ये क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मैं ऐसे बोल देता हूं, एट जंक्शन C बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है दैट इज I1, जो बाहर की तरफ जा रहा है वो है I2 एंड I3। सम ऑफ ऑल द करंट्स क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 0, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू व्हाट, I2 प्लस I3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। जंक्शन डी पे भी आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, एट जंक्शन डी अगेन बाय KCL, I2 plus I3 is equal to what, I1। This is your equation number 2। यहाँ तक क्लियर है? बट एनीवे ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो सेकंड वाले इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, चलो रहने दो उसको, वैसे ही रहने दो। ठीक है, यस। अब हम लोग क्या करेंगे ना, वी आर गोइंग टू कंसीडर अ लूप। ओके, लेट अस से मैं बोलता हूँ इन लूप, और कैसे जाएंगे अभी हम लोग, ओके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं पहला वाला जो लूप है वो लेता हूँ, इन द लूप A B C A, ये वाला लूप। ठीक है, अब ये वाले लूप में क्या है वो देख लेते हैं। तो मैं पहले बोलूंगा हम लोग A से B जाएंगे। A से B कोई रेजिस्टेंस है क्या, हाँ R1 है। A से B रेजिस्टेंस है, और A एंड B के बीच में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I1, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको लिख दिया मैंने R1। मैंने आपको क्या बोला है कि साइन और उसका टेंशन नहीं लेना है, वो बाद में देखेंगे। ओके, तो A एंड B के बीच में रेजिस्टेंस इज R1, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1। ठीक है, लेकिन जब आप A से B जा रहे हो, ओके अभी कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, जब आप A से B जा रहे हो तो जो कन्वेंशनल करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है क्या, नहीं। I1 जो है वो कैसे फ्लो हो रहा है, ओके टूवर्ड्स A, यानी वो B से A की तरफ फ्लो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल यूज अ प्लस साइन। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, फिर हम लोग B से D जाएंगे। B से D कुछ नहीं है, फिर D से C आएंगे। अब जब आप D से C आ रहे हो ना, तो यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है, और किस में से फ्लो हो रहा है, R2। तो यहाँ पे आ जाएगा I2 R2। लेकिन आप D से C जा रहे हो, ओके, और जो करंट है वो C से D आ रहा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस साइन लगाना पड़ेगा। और फिर हम लोग C से A वापस जाते हैं ऊपर। C से A जा रहे हैं तो कुछ है क्या, नहीं। ओके, यस। अब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, समीशन IR प्लस समीशन E इज इक्वल टू 0। समीशन IR हो गया, अभी समीशन E की बारी है। तो जब आप A से B जा रहे हो, A से B जाते वक्त ओके बैटरी का पहले क्या लग रहा है, या सेल का पहले क्या लग रहा है, ओके पॉजिटिव लग रहा है, और फिर नेगेटिव लग रहा है। तो यदि अगर सेल का पहले ओके पॉजिटिव लगता है और फिर नेगेटिव लगता है,
ओके ऐसे केस में हम लोग इसको क्या लेते हैं, वी टेक इट एज माइनस। ये आपको आ रहा है समझ में? वापस रिपीट करता हूँ, ये ईएमएफ का कन्वेंशन है और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। अगर हम लोग ए से बी जा रहे हैं और ए से बी जाते वक्त सेल का पहले पॉजिटिव टर्मिनल लगता है, तो वो सेल हमें क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके यस, क्योंकि वो जो करंट सेंड करने वाला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है माइनस I1। ओके फिर हम लोग जब बी और डी के बीच में तो कोई ईएमएफ नहीं है, डी एंड सी के बीच में अगर हम लोग देख रहे हैं तो E2 है। लेकिन डी एंड सी के बीच में एक अच्छी बात है, जब आप डी से सी जाते हो तो सेल का पहले क्या लगता है, नेगेटिव लगता है और फिर पॉजिटिव। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा प्लस E2 विच इज इक्वल टू वॉट, 0। एनीवे इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा ओके E2 माइनस E1। ओके यस, या फिर तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ, LHS पे I1 R1 रहने देते हैं, I2 R2 रहने देते हैं। ओके इज इक्वल टू E1 माइनस E2। यहाँ पे E1 जाके पॉजिटिव हो गया, E2 नेगेटिव हो गया। अब I1 का वैल्यू तो पता नहीं हमें, I1 को I1 ही रखते हैं। R1 का वैल्यू क्या है, इट इज 1। I2 का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। R2 का वैल्यू इट इज 2 ओम, दिया हुआ है। E1 का वैल्यू है क्या हमारे पास, यस इट इज 7 एंड E2 का वैल्यू कितना है, इट इज 13। तो आपका जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज I1 प्लस ट्वाइस I2 इज इक्वल टू 7 माइनस 13। अब 7 माइनस 13 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ओके दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके नहीं, हम लोगों ने फर्स्ट दिया हुआ है। ओके सो दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड इक्वेशन। ठीक है यस, तो आपको इक्वेशन मिला I1 इज इक्वल टू ट्वाइस I2, सॉरी I1 प्लस ट्वाइस I2 इज इक्वल टू वॉट, -6। ओके अब नेक्स्ट वाला लूप लेते हैं। नेक्स्ट वाला लूप मैं ऐसा बोलूंगा, फॉर लूप CDFEC, C से लेके D से लेके F से लेके E से लेके C। ठीक है, जब मैं C से लेके D जा रहा हूं ओके तो कौन सा करंट है C एंड D के बीच में, मैं बोलूंगा I2। और कौन से रेजिस्टेंस में से जा रहा है, R2 में से। ओके D से लेके F कुछ है क्या, नहीं है। F से लेके E कौन सा करंट है, I3। कौन से वाले रेजिस्टेंस में से जा रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में से जा रहा है। और फिर वापस जब मैं बोलता हूँ कि E से लेके C पे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है। ओके यस, यानी मैं बोलूँगा कि E से लेके C कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ओके तो भी I2 R2 का जो कन्वेंशन रहेगा मैं ऐसे बोलूँगा ओके हम लोग C से D जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ I2 इज सेम एज आर डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। तो ऐसे केस में मैं बोलूँगा I2 R2 जो रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी नेगेटिव। अब जब मैं D से F आ रहा हूँ और F से E आ रहा हूँ, F से E आते वक्त ठीक है हमारा डायरेक्शन और I3 का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर वो अपोजिट है तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, वी टेक इट एज प्लस। यानी आपको मिलेगा -I2 R2 प्लस I3 इंटू R। ओके अब रही बात EMF की, तो जब आप C से D जा रहे हो ओके C से D जाते वक्त पहले पॉजिटिव लग रहा है फिर नेगेटिव लग रहा है। ओके तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, वी टेक इट एज नेगेटिव। तो एनीवे हम लोग अभी इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख देंगे, E2 को RHS पे ले लिया तो ये बन गया पॉजिटिव, और ये आप ऐसे लिख दो I3 इंटू R माइनस I2 इंटू R2। ओके I3 इंटू R का वैल्यू कितना है, इट इज 12 ओम, तो ये हो गया 12 टाइम्स I माइनस R2 का वैल्यू कितना है, इट इज 2 टाइम्स I2 विल बी इक्वल टू E2। E2 का वैल्यू कितना है, इट इज 13 वोल्ट। ओके तो ये आपका बन जाएगा ओके अभी 12 टाइम्स I ओके सॉरी 12 टाइम्स ये रहेगा I3 रहेगा। ओके यस मैंने यहाँ पे सिर्फ I लिखा, इट इज 12 टाइम्स I3 माइनस 2 I2 ओके विल बी इक्वल टू वॉट, 13। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तो मिल रहा है लेकिन इनके वेरिएबल्स अलग हैं। पहले वाले इक्वेशन यानी इक्वेशन थर्ड जो है, पहला वाला नहीं बोलना चाहिए, इक्वेशन थर्ड में हमें मिला है I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू -6 एंड अगला वाला इक्वेशन में मिला है 12 I3 माइनस 2 I2 इज इक्वल टू 13। तो क्या करना चाहिए, ओके तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है, हमारे पास एक और बड़ा लूप है। ओके
अगर आप देखोगे यहाँ पे, ओके, देयर इज अ लूप ABDFECA। ये जो बड़ा वाला लूप है ना, उसको अभी कंसिडर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन लूप ABDFECA, ये बड़े वाले लूप में। अच्छा, आप एक बात नोटिस करो कि हर बार जो पॉइंट से लूप स्टार्ट हो रहा है ना, मैं वो पॉइंट पे एंड भी कर रहा हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला है लूप ABDC, कभी ऐसा नहीं बोला है, या मैंने ऐसा नहीं बोला है ABFE। जब भी मैंने किया है तो जो पॉइंट से स्टार्ट किया है वही पॉइंट पे एंड किया है, क्योंकि आपको बताना है वो लूप क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एनीवे, सो इन लूप ABDFECA, ओके, ए से लेके बी जाएंगे हम लोग। जब ए से लेके बी जाएंगे तो हमारा कौन सा रेजिस्टेंस है, स्मॉल r1। करंट कौन सा है, I1। लेकिन हम लोगों का जो डायरेक्शन है और जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। ओके, यानी हम लोग ए से बी जा रहे हैं और जो करंट I1 है वो बी से ए है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ये हो जाएगा प्लस I1 स्मॉल r1। ओके, यस। फिर बी से लेके एफ तो कुछ नहीं है। ओके, पहले जितने भी सबमिशन IR है ना वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बी से लेके डी कुछ नहीं है, डी से लेके एफ कुछ नहीं, हाँ एफ से लेके ई है। एफ से लेके ई में हम लोग बोलेंगे कि जो करंट है वो कौन सा है, I3, और रेजिस्टेंस क्या है, R। I3 इंटू आर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, क्यों, तो हमारा जो डायरेक्शन है, हम लोग एफ से ई जा रहे हैं और करंट जो फ्लो हो रहा है, कन्वेंशनल करंट, वो ई से एफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो एफ से ई हो गया, ई से सी एंड सी से ए, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यस, फाइन। अब बात आती है ईएमएफ की। जब आप ए से बी जा रहे हो, ए से बी जाते वक्त कौन सा ईएमएफ लगता है, E1। लेकिन E1 का पहले पॉजिटिव लग रहा है और फिर नेगेटिव लग रहा है, तो ये आपको क्या करेगा, अपोज करेगा। दिस इज इक्वल टू 0। देखो ये बड़ा वाला लूप लिया है, बड़े वाले लूप में ओके आपको एकदम छोटा इक्वेशन मिल गया, विच इज व्हाट, I1 R1 प्लस I3 इंटू आर, ओके, माइनस E1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। R1 का वैल्यू क्या है, इट इज 1, तो ये सिंपली 1 रहेगा। R का वैल्यू क्या है, इट इज 12, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स I3। माइनस E1 को मैं RHS पे ले लेता हूँ, लेकिन माइनस E1 का वैल्यू क्या है, इट इज 7, यानी माइनस E1 इधर आके प्लस E1 हो गया, एंड प्लस E1 का वैल्यू क्या है, 7। ये हो गया आपका कौन सा, फोर्थ वाला इक्वेशन। तो जितने आपको किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ लगाने थे ना, वो अभी खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस मिल रहे हैं, जैसे I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू -6, I1 प्लस 12I3 इज इक्वल टू 7। ओके, यस। तो अभी ये जो 12I3 ना, मैं एक काम करता हूँ, ओके, यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों ने, मैं ऐसा लिखता हूँ, इक्वेशन 4 को मैं थोड़ा सा है ना, ये मैंने इक्वेशन क्या लिखा है यहाँ पे, 4 लिखा है ना, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 5। ओके, तो बेसिकली आपको अभी इक्वेशन 3, 4 एंड 5 मिला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ओके, कि आप एक तो इक्वेशन 3 एंड 4 को कंबाइन कर सकते हो। सपोज अगर आपने इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 एंड 4 को अगर आपने ऐड किया तो आपको मिलेगा I1, ओके, प्लस 12I3 विल बी इक्वल टू 2I2 माइनस 2I2 कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, इट विल कम एज 7। ओके, बट ये इक्वेशन आपके कुछ काम का नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन पहले से आपके पास है, I1 प्लस 12I3 इज इक्वल टू 7। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 3 एंड 4, उसको कंबाइन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको इक्वेशन 5 मिलेगा। सिमिलरली आप इक्वेशन 5 एंड 4 कंबाइन करके भी कुछ कर नहीं सकते हो। इक्वेशन 5 एंड 4 अगर आप कंबाइन करोगे आपको इक्वेशन 3 मिलेगा, और अगर आपने इक्वेशन 3 एंड 5 कंबाइन किया तो आपको इक्वेशन 4 मिलेगा। तो फिर यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, तो आप लोगों को वापस जो पहला वाला इक्वेशन है उस पर जाने पड़ेगा। ओके, आपको क्या मिला है, I1 इज इक्वल टू वॉट, I2 प्लस I3। तो आप ये जो है ना इक्वेशन 1, एक तो चाहिए तो आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन, ओके, लेट अस से 1 एंड इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 1 एंड 3 को कंबाइन किया तो I1 के जगह पे क्या डालूंगा मैं, I2 प्लस I3 प्लस ट्वाइस I2 इज इक्वल टू वॉट,
-6। इसको अगर आपने कंबाइन किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3i2 प्लस i3 इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पे देखो 12i3 -2i2 दिया हुआ है, ठीक है। यस, तो आप क्या कर सकते हो, अभी आपको एक जो नया इक्वेशन मिला है ना, इसको मैं इक्वेशन 6 बोल देता हूँ। ओके, i3 एंड i2, i3 एंड i2 के आपके पास अभी दो इक्वेशन, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। ओके, तो मैं अभी ये साइड का पार्ट क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ओके, और इनफैक्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ। ओके, तो व्हाट विल डू इज, ओके, जो 3i2 प्लस i3 इक्वल टू -6 है, मैं यहाँ पे i3 का वैल्यू निकाल देता हूँ। कैन आई से i3 विल बी नथिंग बट इक्वल टू -6 प्लस 3i2। ओके, -6, इनफैक्ट i3 विल बी इक्वल टू -6 माइनस 3i2 हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू जो i3 का है ना, वो हम लोग इक्वेशन 4 में डालेंगे। तो मैं ऐसे बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 4, ओके, अगर मैं i3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मेरे पास रहेगा 12 टाइम्स i3, और 12 टाइम्स i3 का वैल्यू क्या है, इट इज -6 माइनस 3i2, ओके, -2i2 इज इक्वल टू वॉट, 13। ओके, अभी आप लोगों ने ध्यान देना है कि यहाँ पे ये पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बाकी है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 इंटू -6, ओके, 12 6 कितना हो जाता है, इट इज गोइंग टू बी -72 माइनस 36i2, ओके, -2i2, ओके, ये 12 3 36 हो गया है, सो -36i2 -2i2 is equal to what, 13। okay, -36 -2, this will become -38i2, okay, will be equal to what, 13 -72 इधर आके क्या बन जाएगा, +72। 13 + 72 यानी आपका हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 85। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सो आपका i2 का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी 85 अपॉन -38। ओके, यस, you can say this is nothing but -85 upon 38। ओके, यस, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये i2 का वैल्यू आपको मिल गया है। ओके, लेट अस से अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपको क्या मिलेगा, 38 वॉट सा, 38 2 सा 76, बराबर है, 38 2 सा 76, रिमाइंडर कितना रहेगा, 9। ओके, यस, उसके बाद अगेन क्या आएगा, 38 2 सा 76, ओके, 38 2 सा 76 यानी आपका जो रिमाइंडर रहेगा अभी, ओके, 90 में से 76 का आया 14, यानी कितना हो जाएगा, 140। ओके, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, 38 वॉट सा, सो आई थिंक 38, ओके, 3 सा आपको लेना पड़ेगा। ओके, 38 3 सा कितना हो जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी 114। ओके, तो 140 में से अगर आपने 114 निकाला तो आपका 26 बाकी रहेगा। ओके, यस, एंड फिर आपको शायद 38 वॉट सा, सो 24 240, ओके, 38 आपको 6 सा कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो आपका आंसर कुछ तो भी आएगा, इट विल कम एज -2.236 एम्पियर। ओके, यस, यानी आपका i2 कितना आ रहा है, i2 इज कमिंग एज -2.236 एम्पियर। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो i2 का डायरेक्शन कंसिडर किया है वो गलत है। यानी मैंने आपको बोला था कि अगर आपका i2 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आपको क्या बताएगा कि आपने जो i2 का स्टार्टिंग में डायरेक्शन कंसिडर किया है। ओके, यस, तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने गलत डायरेक्शन कंसिडर किया है, तो i2 का वैल्यू आपको ये बता रहा है कि i2 इस तरह से आना चाहिए। अभी एक बार टेक्स्ट बुक का देखेंगे, टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया ना, ओके, स्टार्टिंग में ही i2 ऐसा कंसिडर किया है, तो उनका जो i2 आया होगा ना वो पॉजिटिव आया होगा, 2.237। ओके, ओके, यस, हमारा 2.236 आ रहा है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी -2.237 एम्पियर। ओके, 6 नहीं, ये 7 रहेगा। ओके, यस, सो एनीवे आपका i2 का वैल्यू इज कमिंग एज -2.237 एम्पियर। ओके, यस, टेक्स्ट बुक का प्लस आ रहा है, क्यों, तो उन्होंने जो कन्वेंशन लिया हुआ है उसमें i2 उन्होंने ऐसे लिखा है। आई होप आपको आ रहा है समझ में। ओके, एनीवे आपका नेगेटिव भी अगर आंसर आया तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, कि अगर आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है
तो वो क्या बता रहा है कि आपने जो डायरेक्शन कंसिडर की, ओके, दैट डायरेक्शन इज एक्चुअली व्हाट अपोजिट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। यस, एनीवे यहाँ पे आप देख सकते हैं I2 का वैल्यू कितना है 85/38, हमारा जो आ रहा है -85/38 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने सम गलत सॉल्व किया है, मैं वापस बता रहा हूँ। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आप जो भी कन्वेंशन कर रहे हो या जो भी आप करंट का डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हो उसमें आपका आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने पूरा सम गलत करना है, नहीं, आपने सिंपली क्या बोलना है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द एक्चुअल I2 flows in opposite direction, okay, to the considered direction। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अभी हम लोगों ने I2 का वैल्यू निकाला है, ओके। अब I3 का भी वैल्यू है यहाँ पे, वो हम लोग देख लेते हैं। तो I3 जो रहेगा हमारा, I3 क्या रहने वाला है, ओके, व्हाट विल डू इज, मुझे कुछ स्पेस लगने वाला है, मैं ये पार्ट जो उसको क्लियर कर देता हूँ, ओके। ओके, सो I3 हमारा क्या रहने वाला है, I3 विल बी इक्वल टू -6 इंटू -3 इंटू I2 का आपका वैल्यू क्या आया है, -85/38, ओके। आपने वही वैल्यू कंसिडर करना है, -85/38, ओके। So this is going to be what? Can I say 3 5s are 15, 1 carry, okay, 3 8s are 24 plus 1 25 यानी 255/38, okay, ये पॉजिटिव हो गया, -6, that is going to be 255/38 -6 और जो 38 है, ओके, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा आपको, इज गोइंग टू बी 6 8s are 48, 4 कैरी, 6 3s are 18, यानी ये आपका आएगा 228, ठीक है। यस, अब 225 माइनस, सॉरी 255 माइनस 228/38 यानी आपका I3 का जो वैल्यू आने वाला है, okay? तो I3 विल बी इक्वल टू 258 माइनस 228 यानी 30 होता, तो दिस इज गोइंग टू बी 27/38, ओके। यस, तो एनीवे 27/38 यानी आपका आएगा 0 पॉइंट, ओके। सपोज 270 divided by 38, so 38 watts are, okay, so we'll say 38 5s are जो रहता है it is 190, okay, 38 6s are it is 228, okay, 38 7s are, okay, it is going to be 264 266, so 266 और रिमाइंडर 4 रहेगा, 38 1s are, okay, so this is going to be 0.71 एम्पियर, okay। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर यहाँ पे कितना दिया I3 का, तो आपके टेक्स्ट बुक में I3 नहीं दिया हुआ है, व्हाट दे हैव सेड इज ये जो करंट फ्लो हो रहा है देखो नीचे, दैट इज I1 प्लस I2 दिया हुआ है, और वो I1 प्लस I2 को उन्होंने I बोला हुआ है, और उनका I जो है दैट इज कमिंग एज व्हाट 0.711 एम्पियर, ओके। यस, यानी हमारा आंसर और ये आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। देखिए ये भी आंसर हमारा मैच हो रहा है, बस हमने डायरेक्शन ओके अपोजिट लिया है, इसलिए हम लोगों का आंसर नेगेटिव आ रहा है, ओके। यस, और ये जो है आप अगले वाले न्यूमेरिकल में भी देख सकते हो, देखो जैसे इनका I2 क्या आ रहा है, इट इज कमिंग एज -0.5 एम्पियर, उन्होंने क्या बोला, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट I2 फ्लोज फ्रॉम F टू C, उन्होंने उल्टा जो C टू F लिया रहेगा, ओके। यस, बट रियल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो मे बी इट इज फ्रॉम F टू C, इसलिए वहां पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ओके। यस, एनीवे तो हम लोगों ने I3 निकाल लिया है, ओके, और हम लोगों ने I2 भी निकाल लिया है, ओके। तो कैन वी से जो ओरिजिनल करंट आई है हमारा, ओके, वो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से दिखाया, आई इज गेटिंग स्प्लिट एज I2 एंड I3, ओके। इसको आप लोगों ने फिलहाल तो निगलेक्ट करना है, मैं बोलूंगा आई इज इक्वल टू I1 is equal to I2 plus I3, that is going to be I2 का वैल्यू है आपका -2.37, okay, and this is what plus 0.710 या 711 के आसपास आता है, okay। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू रहेगा दिस गोइंग टू बी 6, ओके, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 2, ओके,
12 में से 7 गया, दैट इज गोइंग टू बी 5, ओके, माइनस 1.526 एम्पियर, ओके, माइनस 1.526 एम्पियर, ये आपका I1 है, लेकिन अगेन नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ओके, कि आपका जो डायरेक्शन है वो क्या रहने से चाहिए, तो आपने डायरेक्शन B to A दिखाया हुआ है, इट विल बी व्हाट फ्रॉम A to B, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जो है मैं इरेज कर देता हूँ, ओके, आई होप आप लोगों ने ये सब इक्वेशंस लिखे होंगे। तो देखो सबसे पहले I1 लिख देते हैं, I1 का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 1.526 एम्पियर, I2 का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, माइनस 2.237 एम्पियर, ओके, एंड जो I3 है, I3 का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 0.711 एम्पियर, ओके, यस। तो इसमें जो भी हम लोगों के आंसर आ रहा है वो आंसर आपको इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, ओके, कि I3 जो आपने कंसिडर किया है वो सही है, I1 जो है, I1 का डायरेक्शन भी रिवर्स है एंड I2 का डायरेक्शन भी क्या है, रिवर्स है, ठीक है, ओके। एक बार टेक्स्ट बुक में इसके आंसर चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक में जो I1 आया हुआ है, ओके, I1 का जो वैल्यू आ रहा है, अगेन इट इज कमिंग एज व्हाट, माइनस 1.526 एम्पियर, यानी हम हमारे साथ इसका आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ओके। देखिए हमारा जो ये है, इट इज कमिंग माइनस 1.526 एम्पियर, ठीक है। सिर्फ I2 जो टेक्स्ट बुक में दैट इज कमिंग प्लस, हमारा नेगेटिव, क्योंकि टेक्स्ट बुक में और हमारा जो है, ओके, साइन या जो डायरेक्शन है वो हम लोगों ने अपोजिट लिया है, ठीक है। एंड I3 का भी जो आंसर है वो मैच हो रहा है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने I3 को I बोला, ठीक है। आई होप ये सम आपको क्लियर है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके वी हैव एक्चुअली फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांचेस, यानी ये वाले ब्रांच, अभी आप ब्रांच कैसे बोल सकते हैं, तो देखो ये जो जंक्शन के बीच में है ना, C&D जंक्शन के बीच में 3 ब्रांचेस हैं, पहला वाला ब्रांच कौन सा है, तो मैं बोलूंगा ये CABD, उसमें कौन सा फ्लो हो रहा है, I1। दूसरा वाला ब्रांच है CD डायरेक्टली, उसमें जो फ्लो हो रहा है दैट इज I2, एंड तीसरा वाला जो है CEFT। तो हम लोगों ने I1 I2 एंड I3 तीनों निकाल लिया है, ठीक है, यस। अब ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टेप्स है वो एक डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहला स्टेप क्या है, चूज सम डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि ये जो डायरेक्शन है वो कंसिडर किया कि E1 से I1 फ्लो हो रहा है लाइक दिस, ओके, ये I1 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एज I2 एंड I3, ओके, यस। ये जो पार्ट है, ये जो मैंने निकाला है, इसको आप लोगों ने निगलेक्ट करना है, ये कुछ काम का नहीं है, सिर्फ ये डायरेक्शन जो है इसके ऊपर ध्यान देना है I2 का, ओके, यस। तो सबसे पहला वाला स्टेप वही है कि चूज सम डायरेक्शन ऑफ द करंट। सेकंड, रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ओके, यानी बेसिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे I3 लिया हुआ है, ओके, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 जो है ना, I3 की जगह पे आप ऐसे भी ले सकते हो, I1 माइनस I2, यानी आपका एक इक्वेशन जो है वो कम हो जाएगा, ओके। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके, यस। उसके बाद डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 3 लूप कंसिडर किए, ABDC, ABDCA, ABFEA एंड CDFEC, ओके, ये आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने। अप्लाई वोल्टेज लॉ टू ऑल द इंडिपेंडेंट लूप्स, हम लोगों ने भी वही किया, ओके। हर एक लूप के लिए हम लोगों ने वोल्टेज लॉ अप्लाई किया और हम लोगों को इक्वेशंस मिले, ओके। अभी मैंने इसमें से कुछ इक्वेशंस एरेज कर दिए, जैसे आप लेकिन देख सकते हो कि इन लूप ABDC A, इन लूप CDFEC, ओके, हम लोगों ने क्या किया है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, यस। तो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। सॉल्व द इक्वेशंस ऑब्टेन्ड साइमल्टेनियसली, ओके, हम लोगों ने साइमल्टेनियसली ये इक्वेशन सॉल्व की। आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक था, ओके, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है, लेकिन वो 3 वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को 3 या 4 इक्वेशन थे हमारे पास, ओके। वो यूज करके एक दूसरे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने इसके आंसर निकाले, ओके। इन केस, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द आंसर ऑफ द करंट वेरिएबल इज नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है या सम गलत है या आपने कन्वेंशन जो कंसिडर की है वो गलत है, नहीं। इसका मतलब है कि जो भी कन्वेंशनल करंट है जो आपने कंसिडर किया, इट इज फ्लोइंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट चोजन बाय अस, ओके।
यानी हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में रियल में करंट फ्लो हो रहा है, ओके, और वो नेगेटिव साइन आपको बता देती है। तो आपने सिंपली एक स्टेटमेंट लिखना है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट, कि एक्चुअली करंट जो है वो ए से बी फ्लो नहीं हो रहा है, बी से ए फ्लो हो रहा है, दैट्स इट। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, यस। बट हाँ, आपका वो जो मैग्नीट्यूड है वो प्रॉपर आना चाहिए, ओके। आई होप ये क्लियर है, ओके। एनीवे, इसके बाद यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल दिया है, फॉर द गिवन नेटवर्क फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm and 3 ohm, assume that the cells have negligible internal resistances, ओके। तो अभी हमें ये निकालना है, तो ये भी एक न्यूमेरिकल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यस। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। सो ये डायग्राम एक बार देख लेते हैं, दिस इज ABCDEFA, ओके, फाइन। सो ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी में एक रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ तो भी है, ओके। यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी है, और क्या दिया हुआ है, एफ और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, दिस इज योर पॉइंट एफ, दिस इज योर पॉइंट सी, ये आपका ए बी सी, दिस पॉइंट इज डी, और डी और ई के बीच में भी एक सेल है, लाइक दिस। डी और एफ के बीच में मेरे ख्याल से, सॉरी, डी एंड एफ ऐसा लिया हुआ है, ये आपका पॉइंट ई है, ई एंड एफ को डायरेक्टली उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एंड एफ और ए के बीच में एक और रेजिस्टेंस लिया हुआ है विच इज ऑफ 4 ओम, और ये मेरे ख्याल से शायद दिस इज ऑफ अगेन 3 ओम एंड 4 ओम, ओके। ये आपका 3 ओम का है, दिस इज ऑफ 4 ओम, ओके। सेल जो लिए हुए दिस इज E1 एंड दिस इज E2, 5 वोल्ट दिस इज E1 and this is E2 which is equal to E2 कहाँ पे है, ये PDF फाइल है, ओके। E2 is given as 10 वोल्ट, ठीक है, यस। एनीवे, हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका कंप्लीट सर्किट हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ मिसिंग है क्या, बी एंड सी के बीच में कुछ नहीं है, ओके। तो सबसे पहले, ओके, ये अभी हम लोगों ने डिसाइड करना है कि करंट कैसे फ्लो होगा, ओके। टेक्स्ट बुक में जो कन्वेंशन दी है, ओके, वो उस पर हम लोग ज़्यादा जाएंगे नहीं। हाँ, टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या पूछा हुआ है वो देख लेंगे एक बार, ओके। For the given network, find the current through 4 ohm and 3 ohm resistances, okay, yes, और internal resistances सेल के क्या है, negligible है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट अस से E1 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1, ओके। जंक्शन C पे जाके ये जो करंट है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज I2, और ये जो रहेगा इसको मैं बोल देता हूँ दिस गोइंग टू बी I3, यानी 4 ओम से जो फ्लो होने वाला है वो I3 है, 3 ओम से जो फ्लो होने वाला है वो I2 है, ओके, यस। अब यही I3 यहाँ पे भी फ्लो होगा लाइक दिस, ये I3 इधर यूनाइट हो जाएगा, इसको तो हम लोग बोलेंगे ये I3 और I2 यूनाइट हो जाएगा, और 4 ओम में से क्या फ्लो होगा, I1, ओके। तो मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, एट जंक्शन C बाय KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, ओके। डायरेक्टली लिख देता हूं मैं कि जो I1 है वो जंक्शन C पे स्प्लिट हो जाता है एस I2 प्लस I3, ये आपका एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ठीक है। अभी हमारे पास एक लूप है, चाहिए तो आप ये रेजिस्टेंसेस को नंबर दे सकते हो, मैंने इसको R1 दे दिया, ओके। मैं ऐसा लिख देता हूँ, जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसको मैं R1 बोल रहा हूँ, इसको मैं R2 बोल देता हूँ, और ये जो 4 ओम है इसको मैं R3 बोल देता हूँ, ठीक है, यस। अब सिर्फ आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि हम लोग इसको लॉ कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो मैं ऐसा बोलूंगा, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ,
पहले जो लूप लेंगे दैट इज गोइंग टू बी इन लूप ए बी सी एफ ए, ये जो छोटा वाला लूप है वो लिया हम लोग, ठीक है। तो ए से लेके बी तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओके। चाहिए तो मैं पूरा लिख देता हूँ, सबमिशन आई आर प्लस सबमिशन ई मस्ट बी इक्वल टू वॉट, 0। सबमिशन ऑफ आई आर देखेंगे तो ए से लेके बी कुछ नहीं है, बी से लेके सी कुछ नहीं है, हाँ सी से लेके एफ, सी से लेके एफ क्या फ्लो हो रहा है, आई टू, और किस में से फ्लो हो रहा है, आर टू। तो आई टू इंटू आर टू अगर आप देखोगे, ओके, आप सी से लेके एफ जा रहे हो, सी से लेके एफ जाते वक्त, ओके, सी से एफ का जो डायरेक्शन है और आई टू का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, माइनस। कन्वेंशन याद है, मैंने आपको बोला है कन्वेंशन लिख के रखो, ठीक है। फिर आप वापस क्या करोगे, एफ से ए जाओगे, एफ से ए जाते वक्त क्या लग रहा है, आई वन, किसमें से फ्लो हो रहा है वो, आर वन में से, और आपका जो डायरेक्शन है ट्रेसिंग का एफ से ए, कन्वेंशनल करंट भी वही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये लूप में दो ही रेजिस्टेंसेस थे। अब ईएमएफ सोर्स देख लेते हैं, तो आप ए से लेके बी जा रहे हो, तो ए से लेके बी जा रहे हो तो पहले क्या लग रहा है, नेगेटिव, और फिर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी इवन ईएमएफ जो है उसका नेगेटिव पहले लग रहा है फिर पॉजिटिव लग रहा है। तो हम लोग बोलेंगे अगर नेगेटिव पहले लगता है तो ये आपका प्लस इवन हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा है, इवन विल बी इक्वल टू वॉट, आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू, ओके। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, अभी इवन जो है, इवन का वैल्यू कितना है, 5। आई वन का वैल्यू तो नहीं पता है हमें, हाँ, लेकिन आर वन का वैल्यू पता है, आर वन का वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये हो गया 4 टाइम्स आई वन। आर टू का वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 3 टाइम्स आई टू। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, यस। अब अगला वाला लूप ले लेते हैं, लूप ए बी डी ई ए, सबसे बड़ा वाला लूप, ए से लेके बी, बी से लेके डी, डी से लेके ई, ई से लेके ए। तो ए से लेके बी तो कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी से लेके सी भी कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन सी से लेके डी एक है, और वो जो रेजिस्टेंस है वो है आर थ्री, उसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है वो है आई थ्री। आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो, आप बी से डी जा रहे हो, करंट आई थ्री भी सी से डी जा रहा है, तो ये हम लोग माइनस ले लेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है। फिर हम लोग बोलेंगे कि ये जो लूप है ये एफ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन एफ से ए, ओके, एक रेजिस्टेंस है और उसमें से करंट आई वन जा रहा है, तो आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो वही डायरेक्शन में करंट आई वन भी है, तो ये हो जाएगा माइनस आई वन आर वन। और ये जो बड़ा वाला लूप है, अगेन ए बी डी ई ए, इसमें एक ही ईएमएफ सोर्स है। जब आप ए से लेके बी तक जा रहे हो तो माइनस पहले आ रहा है, प्लस बाद में आ रहा है, ओके, इन्हें सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं ये हो जाएगा आपका प्लस ई वन, विच इज इक्वल टू वॉट, 0। इसको रीअरेंज किया आपको मिलेगा ई वन इज इक्वल टू वॉट, आई वन आर वन, ओके, प्लस यू कैन से, अच्छा ये बड़े वाले लूप में एक और ईएमएफ लेना बाकी रह गया है हमारा, यस, ए बी डी ई ए, इसमें ए से लेके बी तो गए हम लोग, उसमें एक ईएमएफ ले लिया, लेकिन जब आप डी से लेके ई तक आ रहे हो, डी एंड डी में तो कुछ नहीं है, लेकिन डी से लेके ई तक आ रहे हो तो एक और ईएमएफ है ई टू, वो मैं लिखना भूल गया था, ओके, तो वो हम लोगों को अभी मेंशन करना पड़ेगा। तो जो ई टू है वो भी क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, ए से लेके बी में पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव आ रहा था, डी से लेके ई में भी पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव आ रहा है, ओके, तो ये आपका हो जाएगा प्लस ई टू हो जाएगा, ओके, यस। एक बार टेक्स्ट बुक देख लेते हैं, इसका जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल जो है ओके बराबर लगाए हुए, ओके। तो दिस इज इक्वल टू वॉट, 0, तो आपको मिलेगा ई वन प्लस ई टू विल बी इक्वल टू आई वन आर वन प्लस आई थ्री आर थ्री, ओके, विच इज नथिंग बट ई वन प्लस ई टू, यानी कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 प्लस 10 विच इज 15 वोल्ट, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, इट इज इक्वल टू आई वन आर वन, दैट इज आई वन का तो पता नहीं वैल्यू, आर वन का वैल्यू 4 है, 4 टाइम्स आई वन, आई थ्री का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हाँ आर थ्री का वैल्यू भी क्या है, इट इज 4 ओम,
ये हो जाएगा 4 टाइम्स I3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, ठीक है। और एक और लूप आपके पास बाकी है, विच इज व्हाट, लूप FCDEF। ओके, डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे F से लेके C के बीच में R2 है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I2, लेकिन आप F से C जा रहे हैं, करंट जो है वो C से F आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओके, पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा। आप F से C जा रहे हो लेकिन करंट C से F आ रहा है, तो आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस I2 R2। ओके, ठीक है। फिर C से D जब आप जा रहे हो, ओके, C से D कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I3। ये आपका हो जाएगा माइनस I3 R3। ओके, D से E जब आप आ रहे हो तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, D से E से F भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ, लेकिन D से E एक EMF है और वो आपका आएगा, दैट इज गोइंग टू बी प्लस E2। क्यों, तो पहले नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव। इसको अगर रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा E2 इज इक्वल टू I3 R3 माइनस I2 R2। तो बेसिकली E2 का वैल्यू कितना है, E2 का वैल्यू है 10 वोल्ट। I3 का तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ R3 का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स I3 माइनस I2 का भी वैल्यू नहीं, लेकिन R2 का वैल्यू है हमारे पास, तो वो हो जाएगा 3 टाइम्स I2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपके पास इक्वेशन 2, 3 एंड 4 है। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कुछ कर सकते हैं क्या। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इधर 4I3 है और इधर 4I1 है। ओके, यस, सपोज अगर आपने इसको रीअरेंज किया, ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपको इक्वेशन ये मिलेगा। एक काम करते हैं, ओके, व्हाट विल डू इज I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ओके, ये इक्वेशन 1 जो है ना, ये इक्वेशन 2 में डालते हैं। ओके, मैं ऐसा बोलूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, देखते हैं क्या मिलता है। 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स I1, यानी 4 टाइम्स I1 के जगह पे मैं डाल देता हूँ I2 प्लस I3। समझो आपको क्या किया हमने। ओके, जो I1 था उसको क्या डाला है, I2 प्लस I3 डाला है। ओके, यस, तो ये 4 टाइम्स I2 प्लस I3 हो गया, प्लस 3I2 हो गया, दैट इज गोइंग टू बी 5 इज इक्वल टू, ओके, 4I2 प्लस 4 टाइम्स 4 टाइम्स I3 प्लस 3 टाइम्स I2। आपका ये इक्वेशन बन जाएगा 7I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5। अब ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 5 बोल देता हूँ मैं। ओके, 7I2, अब I2 और I3 का इक्वेशन चेक करेंगे, है क्या अपने पास, यस। ओके, यस, तो आपके पास इक्वेशन 4 है एंड इक्वेशन 5 है, तो हम लोग सिंपली ऐसे बोल देते हैं इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5। चेक करते हैं क्या होता है इससे। तो इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 करते वक्त, ओके, इक्वेशन 4 को मैं ऐसा लिख देता हूँ। ओके, ये जो है ना, इसका फॉर्म में इधर ऐसा लिखता हूँ, 4I3 माइनस 3I2, ओके, इज इक्वल टू 10। अभी इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 ऐड करके तो कोई फायदा नहीं है, एक काम करते हैं, ओके, इसको थोड़ा अलग वे में लिख लेते हैं। ओके, मैं ऐसा लिखता हूँ, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4। इक्वेशन 5 जो है वो है आपका 7I2 प्लस 4I3, ओके, माइनस इक्वेशन 4 का जो RHS है वो पहले लिख देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 4I3 एंड माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3I2, एंड यहाँ पे आपका रहेगा 5। ओके, 5 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये वाला जो इक्वेशन ना, चाहिए तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो। ओके, यू कैन टेक इट एज 4I3 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 10। इसको मैंने इक्वेशन 4 बोल दिया। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो 7I2 प्लस 4I3 माइनस 4I3 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 5 माइनस 10। ये तो कैंसिल हो गया, 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10I2 इज इक्वल टू वॉट, माइनस 5।
therefore I2 will be equal to what? -5 upon 10, that is nothing but -0.5 एम्पियर। अब आपका I2 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि I2 का जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया वो क्या है? गलत है। ओके, यानी I2 कैसा रहेगा? I2 आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, I2 जो है वो आप C से F बता रहे हो, लेकिन रियल में I2 कैसे रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम F टू C। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। एनीवे I2 इज -0.5 A। ओके, अब ये अगर I2 है तो I3 क्या रहेगा? ओके, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 4 चाहिए तो मैं ये जो पार्ट है ना इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ओके, और इंक भी अलग कलर की यूज करेंगे, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें मिलेगा 4I3 -3 टाइम्स I2, लेकिन I2 का वैल्यू कितना है? -0.5 will be equal to what? 10। in a 4I3 -3 into -0.5, this is going to be +1.5 is equal to 10। therefore I3 will be equal to what? 10 minus 1.5, 10 minus 1.5 यानी हो जाता है आपका 8.5, बराबर है। ओके, 4I3 is equal to 8.5, I3 जो आपका रहेगा that will be 8.5 upon 4, and 8.5 upon 4 जो है, okay, so that is going to be, you can say 4 2s are 8, okay, point 4 1s are 4, okay, रिमाइंडर कितना रहेगा अगेन? 4 2s are 8, 4 5 2.125 एम्पियर। ओके, तो अभी आपको I2 का वैल्यू मिल गया है, दैट इज -0.5 एम्पियर, और आपको I3 का वैल्यू मिल गया है। ठीक है, और हम लोग बोले कि हमारे पास ये इक्वेशन था I1 इज इक्वल टू वॉट? I2 प्लस I3, एकदम स्टार्टिंग का इक्वेशन, इक्वेशन 1, तो उसमें I2 का वैल्यू डाल देते हैं। I2 का वैल्यू कितना है हमारा? 0.5 -0.5 एम्पियर, ओके, प्लस 2.125 एम्पियर। ओके, दैट इज गोइंग टू बी 2.125 में से, या 2 में से 0.5 गया तो कितना बाकी रहेगा? 1.5। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, ओके, दिस इज गोइंग टू बी 5 2, ओके, 2.1 में से 5, 21 में से 5 गया 16, यानी 1.625 एम्पियर। ओके, यस, तो ये हुआ आपका I1 का वैल्यू। ओके, तो मैं सब जो वैल्यूज है वो लिख देता हूँ। I1 जो है वो आपका कितना है? 1.625 एम्पियर, और जो कि I1 पॉजिटिव है, यानी I1 का डायरेक्शन क्या है हम लोगों ने सही कंसिडर किया है। I2 का जो वैल्यू है ना वो आपका नेगेटिव है, -0.5 एम्पियर, तो आपने जो डायरेक्शन कंसिडर किया है ना वो गलत है, यानी आपका I2 ऐसा रहना चाहिए। ओके, एंड I3 जो है वो आपका 2.125 है, तो I3 का जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया ना वो सही है। ठीक है, I1 एंड I3 का सही है, I2 का जो डायरेक्शन है हम लोगों ने कंसिडर किया। ओके, सिर्फ I2 का डायरेक्शन क्या है? वो फ्लिप हो गया है, वो उल्टा रहना चाहिए। ठीक है, यस, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग आपके टेक्स्ट बुक में क्या क्या आंसर दिए हुए। ओके, तो I1 उन्होंने बोला हुआ है 2.12 एम्पियर। ओके, I1 यानी कौन सा है? ये वाला। देखो, उनका I1 और हमारा I3 सेम है। ओके, टेक्स्ट बुक में उन्होंने इसको I1 बोला हुआ है। ओके, अगेन मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर यूज करता हूँ। टेक्स्ट बुक में इसको उन्होंने I1 बोला हुआ है, और उनका आंसर 2.12 आ रहा है, हमारा 2.125 आ रहा है, तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। उसके बाद I2 उन्होंने -0.5 एम्पियर, I2 ये बोला हुआ है। ओके, हम लोगों का I2 भी यही है। ओके, तो हम लोगों का I2 और टेक्स्ट बुक का I2 मैच हो रहा है। और लास्ट I3 उन्होंने ये बोला हुआ है, हम लोगों ने इसको I1 बोला हुआ है। ओके, तो टेक्स्ट बुक में इसको उन्होंने I3 बोला हुआ है, तो टेक्स्ट बुक का जो I3 है उसका वैल्यू कितना आ रहा है? दैट इज कमिंग एज 1.62। ओके, तो हम लोगों का ये जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज 1.625 एम्पियर। ठीक है, यस, तो एनीवे आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कंसेप्ट। ठीक है, यस, तो ये प्लीज़ कॉपी कर लेना है। ओके, यस, तब तक मैं ये पार्ट को क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ।
तो अभी टेक्स्ट बुक पे जाते हैं हम लोग। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल आए समझ में। तो आज हम लोगों ने क्या किया, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको प्रॉपरली कैसे यूज करना है वो समझ लिया। ठीक है, यस। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, while the voltage law is consistent with the law of conservation of energy। अब इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ्स करंट लॉ है, ओके, इज बेस्ड ऑन व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी जितना चार्ज एक जंक्शन में एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज वो जंक्शन से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, जितना चार्ज पर यूनिट टाइम एंटर हो रहा है कोई जंक्शन में, उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम क्या हो रहा है, वो जंक्शन से डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। सो बेसिकली ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज ओके बेस्ड ऑन व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, और ये सीडी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओके, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो आपका डायरेक्टली आपके मन में ये आंसर आना चाहिए। द आंसर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो आपको क्या बताता है, द सम ऑफ नेट ईएमएफ एंड ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस। ओके, sum of net EMF and all the potential differences, okay, is equal to what, 0। ओके, अब इसको हम लोग एक और तरीके से भी देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कुछ इस तरह से है, समीशन ऑफ आई आर प्लस समीशन ऑफ ई इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब पहली बात तो आप ये समझ लो कि क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, समीशन ऑफ ई इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, माइनस ऑफ समीशन ऑफ आई आर, यानी समीशन ऑफ ई इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ आई आर, यानी क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंसेस या पोटेंशियल ड्रॉप बोल सकते हैं हम लोग इसको। जैसे यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ मैं, ओके, इसको सिंपली मैंने 3 रेजिस्टेंसेस जोड़ दिए, R1, R2, R3, और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें V1 हो गया, इसमें V2 हो गया और इसमें V3 हो गया। ठीक है, यस। और इंटरनल रेजिस्टेंस फिलहाल मैं क्या करता हूँ, निगलेक्ट करता हूँ। ठीक है, लेटेस्ट से मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक ही सेल है, ओके, उसको मैं ई बोल देता हूँ। तो सबमिशन ई के जगह पे क्या आ जाएगा, इट विल कम एज ई माइनस, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ओके कि सबमिशन ऑफ आई आर। ओके, अब एक बात समझ लो कि ये जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये लिखते वक्त देयर आर सम कन्वेंशंस व्हिच वी नीड टू फॉलो। ओके, यस। तो यहाँ पे भी मैं वो कन्वेंशन यूज करूंगा, ये ना सबमिशन वी आपका क्या बन जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, लेट अस से जो लूप है A B C एंड D एंड A, तो जब मैं लूप A B C D A में देखूंगा तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, I है। मैं बोलूंगा यहाँ पे कि जब मैं A से B जा रहा हूँ तो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I। हम लोग A से B जा रहे हैं, करंट भी I फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा I इंटू R1। अब I इंटू R1, ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, I इंटू R1, ओके, यस, इज नथिंग बट व्हाट, V1। बट I इंटू R1 इज नथिंग बट V1। बट हम लोग बोलते हैं कि जब हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो यूजिंग कन्वेंशन V1 क्या बन जाएगा, माइनस V1, क्योंकि हम लोग I इंटू R1 को कैसे लिखते हैं, माइनस I इंटू R1। ओके, तो अब कन्वेंशन के साथ हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। सिमिलरली मैं बोलूंगा यहाँ पे I इंटू R2 होगा विच इज गोइंग टू बी व्हाट, ओके, माइनस I इंटू R2, जिसको हम लोग लिखेंगे माइनस V2, एंड V3 को लिखेंगे माइनस V3। तो आपका EMF E जो हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन अंदर ले लेते हैं तो आपको मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, ये हमारा कौन सा रिजल्ट हुआ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का हुआ। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी स्पेंट पर यूनिट चार्ज is nothing but okay energy okay to overcome R1 per unit charge plus energy to overcome R2
per unit charge plus energy to overcome R3 per unit charge. Okay. Now total energy that is spent by the charge to overcome external and internal resistance. अभी यहाँ पे internal resistance तो negligible consider कर रहे हैं, तो सिर्फ क्या है external resistance. तो total energy spent per unit charge, ये किसका definition है? EMF का. And energy to overcome, okay, R1, that will be what? उसको मैं W1 बोल देता हूँ. And W1 upon Q will be nothing but V1. यहाँ पे energy to overcome R2 will be what? W2. W2 upon Q will be what? V2. And energy to overcome R3, that will be what? W3. W3 upon Q, that will be what? V3. तो indirectly हम लोग क्या बोल रहे हैं? आपको क्या मिला है? E is equal to what? V1 plus V2 plus V3. ये किससे मिला है हमें? By law of conservation of energy. मैं आपको बोलना बस ये चाहता हूँ कि अगर मैं law of conservation of energy लगाऊं, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी स्पेंट ऑन अ चार्ज टू सर्कुलेट इट, उसका जो रिजल्ट आएगा सेम रिजल्ट मुझे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से भी मिल रहा है. और ये प्रूव कर देता है ओके कि द वोल्टेज लॉ इज कंसिस्टेंट विथ व्हाट? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आई होप आपको ये क्लियर है. आगे जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है. ये जो पैराग्राफ से आप लोगों ने पढ़ लेना, जो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया है वो आपको ये दो पैराग्राफ में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. ओके यस, तो इसको रीड करने की अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है यस. तो आई होप आज जो भी मैंने आपको सिखाया है, ये जो पार्ट है ये आप लोगों ने खुद से एक बार रीड कर लेना है. ओके ये मैंने अभी कुछ 2 मिनट पहले आपको एक्सप्लेन किया है. ठीक है, मैंने आपको लिख के भी बताया है. ठीक है यस. एनीवे, सो आई होप आज के जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने लिए हैं ओके एंड एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ लिया वो आपको समझ में आया. ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं. Next lecture में we'll start with the concept of Wheatstone bridge. Okay, yes. So we'll stop here.